लेकिन एक नाम जो है सुधांशु जी ऐसा है जो विवादों से ऐसा जुड़ा कि वो विवाद है कि उनका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। हम बात करने जा रहे हैं अब कैसरगंज सीट की। सराय अयोध्या को हटा के अब कैसरगंज पर आ जाएं। कैसरगंज जहां से बीजेपी सांसद बाहुबली बृजभूषण शरण सिंह का दबदबा है, लेकिन क्या ये दबदबा इस बार भी कायम रहेगा? हालांकि कल बड़े कॉन्फिडेंस के साथ वो कहीं पर बोल रहे थे कि मेरे ऊपर ये जो तमाम आरोप लगे हैं, मेरा जो टिकट काटा गया है, उससे जनता बहुत नाराज है और अब उतनी ही ज्यादा ताकत के साथ मेरे बेटे को जिताने के लिए वो ईवीएम का बटन दबा कर आई है। बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काटकर उनके बेटे करण भूषण को टिकट दे दिया गया। क्या करण भूषण पिता की विरासत को बचा पाएंगे? कैसरगंज के वोटिंग परसेंटेज की एक बार बात कर लें। 2014 हो 2019 हो, जहां पर 55% वोट पड़ा, इस बार भी इतनी ही वोटिंग हुई, वोट परसेंटेज घटा नहीं है। चुनाव दर चुनाव बृजभूषण का वोट शेयर भी यहां पर बढ़ता गया है। लेकिन अगर उनके सामने कोई चुनौती है तो वो है कैसरगंज का जातीय समीकरण, क्योंकि यहां पर मुस्लिम वोट निर्णायक है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, पहले तो इतने सारे आरोप, उसके बावजूद जिसे कहते हैं ना कि कंधा कहीं भी झुका नहीं, वो उतना ही अकड़ा हुआ रहा, तना हुआ रहा, भले ही टिकट कटा हो, उनके बेटे को टिकट दिया गया हो। देखिए, कैसरगंज की सीट पर बृजभूषण के बेटे को जो टिकट मिला है उसमें दो पहलू हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी उस क्षेत्र में बृजभूषण के सामने असहाय है, वरना इतने आरोप लगे जिस व्यक्ति पर हों उसके परिवार से टिकट देने से बचा जा सकता था। आप ये कह सकते हैं कि भाई ठीक है, उनके ऊपर तो आरोप नहीं है, करण भूषण से क्या लेना देना, लेकिन ये फिर कई जगह ये चीजें लागू होंगी, तो मुझे लगता है कि टिकट नहीं देना चाहिए था। ये हुआ एक पहलू। लेकिन इसका दूसरा पहलू है कि बृजभूषण जहां खड़े हैं वहां दिल्ली दरबार और यूपी दरबार में उनके अलग अलग समीकरण हैं। दिल्ली दरबार के समीकरणों के चलते उनको टिकट मिला। उस क्षेत्र में जो उन्होंने एक बार बोला था, बड़ा वीडियो वायरल हुआ कि दबदबा था, है और रहेगा, बिना किसी संकोच के, बिना किसी संदेह के करण भूषण आसानी से यहां से सांसद बन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की यह सीट बनी हुई है। लेकिन अयोध्या पर एक टिप्पणी मैं जरूर करना चाहूंगा, एक जरूरी टिप्पणी है। हाँ। लल्लू सिंह जी बहुत अच्छे नेता रहे, बहुत खांटी नेता रहे, पुराने नेता रहे, लेकिन उनका वक्त खत्म हो गया था। नरेंद्र मोदी को इस बार लल्लू सिंह को टिकट नहीं देना चाहिए था। एक राम मंदिर का निर्माण हुआ था, नए नेता की वहां आवश्यकता थी। ये जो आपको मत प्रतिशत घटा हुआ दिख रहा है ना, उसमें एक ये भी वजह होती है, नेता के तौर पर उनका चेहरा देख देख के लोग थक चुके हैं। लल्लू सिंह जी व्यक्तिगत बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं, बहुत कुछ करते रहते हैं, अयोध्या पर्व नामक एक कार्यक्रम भी चलाते हैं, सब कुछ करते हैं, उनके आसपास लोग बड़े हैं, लेकिन वहां एक नए अच्छे नेता की जरूरत थी। यह अवसर भारतीय जनता पार्टी ने खो दिया। जहां तक सीट जीतने की बात है, अयोध्या हो या कैसरगंज हो, बड़े मार्जिन से, जबरदस्त मार्जिन से ये दोनों सीटें भाजपा जीतेगी। इसमें एक समीकरण और है जो हमें समझना चाहिए। पिछली बार से अब की बार में एक फर्क भी है। देखिए, पिछली बार बासपा सापा मिलकर चुनाव लड़े थे, तो एक जातीय समीकरण की जब बात होती है तो एक बड़ा वोट जो था वो हमेशा इस पक्ष में आ गया था, सापा बासपा के। अब की बासपा अलग लड़ रही है और जैसा आपने देखा कि एक विशेष वर्ग का वोट बासपा का है, उनको कोई लेना देना नहीं, क्या है वो बहन जी का वोट है। अब की बार क्योंकि यहाँ मत विभाजन भी हो रहा है, इसलिए इस सारे इलाके में जिसका कि समीकरण अगर ये साथ मिलकर लड़ते तो शायद खतरनाक हो सकता था। मत विभाजन की वजह से ये आप कैसरगंज सब ये पूरी बेल्ट का आपको बता रहा हूँ। इस पूरी बेल्ट में एक विशेष वर्ग का सारा वोट जो है, जिसके के ऊपर मायावती जी का बहुत प्रभाव है, वो उनको जा रहा है, वो अभी भी जा रहा है। और ये मत विभाजन जो है, ये इससे भाजपा का पक्ष जो है ज्यादा मजबूत हुआ है पिछले चुनाव के बतौर। पिछले चुनाव में अगर आपने देखा होगा कि ईस्टर्न यूपी में 6 सीटें हारी गई थी और वो सारी एक दूसरे से मिली हुई सीटें थी। और उसका कारण ये था कि वहां का जो समीकरण था, वहां पे मुसलमान, यादव और दलित, इनका जो पूरा समीकरण था, और ये सब एक साथ कंसोलिडेट हो गए थे, कोई स्प्लिट नहीं था इसके अंदर। अब की बार वो स्थितियां नहीं है और इस वजह से भाजपा के लिए वहां पे अब की बार जीत ज्यादा। मैं एक बार बाराबंकी पर जाऊं, उससे पहले अनंत जी, कैसरगंज बीजेपी को कोई चुनौती नहीं है, इजी निकाल रही है? देखिए, अभी जो सतह पे दिखता है, मैं वहाँ गया तो नहीं, जैसे मैं रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर और लखनऊ इन सब इलाकों में गया, लेकिन कैसरगंज गया नहीं। लेकिन जो लोगों से बातचीत करके और जो समीकरण वहाँ दिखता है, जातिगत समीकरण या बृजभूषण शरण सिंह का पर्सनल क्लाउट जो उस क्षेत्र में है, वो देखकर तो यही लगता है कि वहाँ फाइट भी नहीं है,
टाइट होने की बात तो बहुत दूर की बात। फाइट भी नहीं है, ठीक है। अच्छा कहा। बाराबंकी की एक बार बात कर लेते हैं। बाराबंकी की भी ये लड़ाई दिलचस्प है। बाराबंकी की सुरक्षित सीट पर बीजेपी की राज रानी रावत और कांग्रेस के तनुज पूनिया के बीच मुकाबला दिखाई दिया। बीएसपी के शिव कुमार दोहरे भी मैदान में थे। दलित और मुस्लिम बहुल इस सीट पर इस बार 66.91% वोट पड़े हैं। 2019 में भी वोटिंग का यही ट्रेंड था। किसका वोट कहां जाएगा, साइलेंट वोट किधर स्विंग हुआ, बाराबंकी में जीत हार इस पर निर्भर करती है। तो राज रानी रावत, तनुज पूनिया, शिव कुमार दोहरे, ये अनंत जी मैं आपसे शुरू कर लेती हूँ। बाराबंकी जाना हुआ आपका? हाँ, उधर से गया मतलब। हाँ। लेकिन बाराबंकी की सीट तो बड़ी दिलचस्प है। बीजेपी को किसी वीडियो के कारण वो सीट बदलनी पड़ी थी, आपको याद हो अगर तो। जी, जी, तो जी। बीजेपी के कैंडिडेट वहां। लेकिन मेरा ये मानना है मीनाक्षी जी कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास जो वोट है वो थोड़े बहुत अमेठी और रायबरेली में ही बचे हैं। माफ करिएगा, कांग्रेस पार्टी को लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन 2.5% तो कुल वोट है उनके पास। नहीं, कांग्रेस पार्टी ने भी अपना इंटरनल सर्वे तो किया ही होगा, वो भी अपनी स्थिति जान ही रहे होंगे। हाँ, बिल्कुल जान रहे हूँ, लेकिन अब गठबंधन में चूंकि 17 सीट दे दिए तो उम्मीदवार तो खड़े करने ही हैं। और तनुज पुनिया मुझे लगता है पीएल पुनिया के परिवार के ही होंगे। उनके बेटे। हाँ, उनके बेटे हैं शायद। तो ये विदेश से पढ़ के लौटे वो हैं। लौटे हैं। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार से अगर आप देखें तो बाराबंकी में जिस प्रकार से या पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हालत कहीं टक्कर देने वाली नहीं है, अमेठी इंक्लूडेड। अमेठी में भी लोग ये कह रहे हैं कि टक्कर दे रहे हैं किशोरी लाल शर्मा। मुझे नहीं लगता कहीं टक्कर दे रहे हैं। मैंने कल अमेठी को बहुत माइन्यूटली मॉनिटर किया और सलोन से लेके जामो जगदीशपुर से लेके तिलोई तक मैंने उसको मॉनिटर किया। कहीं मुकाबला नहीं है, क्योंकि वो जबकि वोट अमेठी और रायबरेली में ही कांग्रेस पार्टी के पीछे। तो बाराबंकी सीट पर, और दूसरी बात यह है कि यह सुरक्षित सीट है। यहां पर बीएसपी के भी ठीक ठाक वोटर होंगे, ऐसा मैं मानता हूं। मैंने देखा नहीं है अभी। तो जो बीएसपी के वोटर होंगे वो अगर मायावती के साथ 50-60% भी चले जाते हैं, क्योंकि इस बार उत्तर प्रदेश में बहन जी ने कैंडिडेट बड़े अच्छे चुने हैं। लोग भले कह रहे हैं उनके बारे में कि वो भाजपा के लेके सॉफ्ट हैं, भाजपा की मदद कर और रहे हैं। प्रचार भी उस तरीके का नहीं दिखाई दिया। लेकिन जिस प्रकार से उनके कैंडिडेट्स हैं, चाहे वेस्टर्न यूपी से लेके आप उत्तरी उत्तर प्रदेश तक चले जाओ, तो आपको पूर्वांचल में भी तो आपको लगेगा कि मायावती जी ने सीट सिलेक्शन जो कैंडिडेट्स दिए हैं, तो आप ये सीट किससे दे रहे हैं, किससे नुकसान होगा? तो भाजपा की सीट है, भाजपा के कोई पास डाउट ही जाएगी, ऐसा मेरा अनुमान है। फिर वही आप देखिए, कांग्रेस को 17 सीटें जो दी अखिलेश ने, कौन सी दी हैं? उनके आंतरिक मूल्यांकन में जो सीटें बिल्कुल जीतने की कोई स्थितियां नहीं थी, वो सीटें कांग्रेस को दी हैं। क्योंकि कांग्रेस का क्या अस्तित्व है, कांग्रेस का वहां पे कितना वजूद है, वो तो पिछले चुनाव में दिख गया था। अखिलेश को सारा स्पष्ट था, विधानसभा में क्या है, लोकसभा में क्या है, कांग्रेस का वहां पे वजूद ही नहीं है। इसी वजह से जो सबसे ज्यादा कमजोर सीटें थी, वो सीटें उन्होंने कांग्रेस को दे दी कि चलिए अब देनी तो है ही है, तो कौन सी सीटें देंगे जो हम जीत नहीं सकते। बाराबंकी से इनका पुराना रिश्ता है सुधांशु जी का। हैदरगढ़ वहीं है, पड़ता है विधानसभा, मुझे लगता है। पुत्तू अवस्थी जी इनको याद होंगे, तो राजनाथ जी के लिए राजनाथ जी के लिए सीट छोड़ी थी यहाँ तो से। हैदरगढ़ और पुत्तू अवस्थी बड़े चर्चित रहे थे किसी जमाने में। तो मुझे जो सीटें हैं, कुर्सी और हैदरगढ़ और क्या क्या सीटें, वहां सब जगह बीजेपी बहुत कंफर्टेबली प्लेस्ड है बहुत उसमें। वो, और मैंने कहा ये कांग्रेस को देना जो थी ना, ये सीटें जो कांग्रेस को दी गई हैं, ये वो सीटें हैं जहां पे मूल्यांकन में कुछ था ही नहीं। तो ये रहा कि भाई चलो अब क्योंकि नंबर देना है कि कांग्रेस भी लड़ रही है वहां। सर 2.5% पे तो पार्टी खड़ी है वोट शेयर पे, कहाँ आप और फिर किशोरी को लड़ा के तो बहुत बहुत वोट शेयर बढ़ने वाला है। ठीक है।